हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। आज हम प्रोबेबिलिटी का एक नया टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में जान रहे हैं। लास्ट हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे काम हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम शुरुआत करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं पहले इनको जानते हैं, और फिर अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो उन पे क्या फॉर्मूला लगेगा ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं। हमारे पास कोई दो इवेंट है, इवेंट ए एंड इवेंट बी, मतलब कोई दो एक्सपेरिमेंट हुए, कोई दो ट्रायल हुए। एक तो हुआ ट्रायल ए, एक हुआ ट्रायल बी, राइट। इनको हमने इवेंट कहा, इवेंट ए और इवेंट बी हुआ। ये दोनों ही इवेंट्स ए और बी, दोनों ही इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। ए और बी दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। कब? जब ए के ऑक्यूरेंस से बी को कोई फर्क ना पड़े, मतलब एक दूसरे की ऑक्यूरेंस से किसी दूसरे को फर्क ना पड़े। ए की ऑक्यूरेंस से बी को कोई फर्क ना पड़े और बी की ऑक्यूरेंस से ए को कोई फर्क ना पड़े। जैसे अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो गया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फर्क पड़ रहा था। आपने लास्ट के जो दो एक्सरसाइज किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसमें क्या था कि आपसे क्या किया गया कि दो कार्ड निकाले 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला पत्ता निकाला, फिर दूसरा पत्ता निकाला, तो चांस बताइए दोनों ही स्पेड कार्ड आए। तो आप देखिए, जब आपने पहला पत्ता निकाला, जब आपने फर्स्ट कार्ड निकाला, तो उसके लिए स्पेड कार्ड आने के चांस कितने थे? फर्स्ट ट्रायल में स्पेड कार्ड आने के चांस कितने थे? 13/52, 13/52 थे। आपने विदाउट रिप्लेसमेंट की बात रखनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने बोला, तो आपने वो पत्ता फेंक दिया, मतलब वापस नहीं रखा। अब जब आप दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं, वो भी स्पेड कार्ड आए, इसके चांस क्या बनेंगे? 12/51। नाउ एग्जामाइन करो इस बात को। इस दूसरे की ऑक्यूरेंस को फर्क पड़ गया ना पहले वाले से। थिंक अबाउट इट। सेकंड जो कार्ड आ रहा है, सेकंड जो स्पेड कार्ड आ रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है किससे? पहले वाले के ऑक्यूरेंस से। अगर क्वेश्चन ये होता कि फर्स्ट कार्ड क्लब हो, सेकंड स्पेड हो, मेरी बात समझ में आई? तो पहला क्लब आने का चांस 13/52, दूसरा स्पेड आने का चांस 13/51। मैं विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। तो अभी भी सेकंड को फर्क पड़ रहा है ना। आप ये मत समझना कि 13 के 13 कंप्लीट है, फर्क नहीं पड़ा, टोटल में से तो एक कम हो गया। इट्स लाइक दिस कि मैंने पहले इस क्लास से एक बच्चा सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर दूसरा बच्चा सेलेक्ट किया, राइट। कोई दो बच्चे सेलेक्ट करने किसी क्विज कंपटीशन के लिए, और पहला बच्चा जब मैंने सेलेक्ट किया तो आप सब ही एलिजिबल थे उसमें, राइट। जब वो बच्चा सेलेक्ट हो गया तो दूसरा जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो अब एक कम हो गया ना, उनमें से सेलेक्ट करने हैं ना। एक जो सेलेक्ट हो चुका वो तो गया ना। तो जब कोई भी इवेंट की हैपनिंग से किसी दूसरे इवेंट की ऑक्यूरेंस से फर्क पड़े, अब ए और बी कोई दो इवेंट है, ए इवेंट और बी इवेंट एक दूसरे की हैपनिंग से किसी को फर्क पड़े, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो हम पहले पढ़ करके आए हैं। लेकिन इवेंट ए इवेंट बी कोई दो इवेंट है, दोनों की ऑक्यूरेंस से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे दो इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। लाइक मैं ये कहता, अब मोटा मोटा तौर पे बात समझना, अगर मैं ये कहता 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards with replacement. Find the probability both are spade card. अब देखिए, पहले ट्रायल में स्पेड कार्ड आने के चांस 13/52, विद रिप्लेसमेंट वापस रख दिया। अब दूसरे ट्रायल में स्पेड कार्ड आने के चांस अगेन वही रहा। तो सेकंड की हैपनिंग को फर्स्ट की हैपनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा ना, उसकी प्रोबेबिलिटी जो पहले आती वो अभी भी आ रही है, राइट। तो विद रिप्लेसमेंट, ये मैंने एक बहुत मोटे मोटे तौर पे बता दिया। जब विद रिप्लेसमेंट आएगा ना, तो इसका मतलब पहले की जो घटना घटी है उससे दूसरे वाले को फर्क नहीं पड़ना।
इवेंट्स कैसे बनेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनेंगे। लाइक मैं आपकी क्लास से 2 बच्चे सेलेक्ट कर रहा हूँ और पहला बच्चा सेलेक्ट किया, ठीक है, उसका ट्रायल हो गया, अब उसको फिर बैठाया, फिर उसको फिर से मौका मिला। मतलब मैंने ये कहा कि आपको कोई क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ और हर बार जो फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स होंगे जो क्वेश्चन करके दिखाएंगे उनको हम कोई प्राइज़ देंगे। तो पहली बार किसी बच्चे ए ने, फिर किसी बच्चे बी ने, फर्स्ट 2 ये थे। अगला क्वेश्चन बोला तो फिर से वो इन्वॉल्व हो गए ना उसी में। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कर दिया अब आप जाओ बाकी पे ट्रायल करते हैं, ऐसा नहीं है ना। समझ आया इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में? जब कोई 2 इवेंट ए और बी ऐसे इवेंट हो जब उनकी ऑक्यूरिंग से किसी दूसरे इवेंट को कोई फर्क ना पड़े तो वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। और ये क्वेश्चन में आपको लिख करके दिया जाएगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्वेश्चन में लिख करके आएगा। और बात एक ये भी समझे, जब कोई भी 2 इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी, जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी के जैसा, कि पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हमने पी ए बी भी कहा था ना, पी ए इंटरसेक्शन बी को ही हमने साइमल्टेनियसली पी ए बी कहा था ना, इसका रिजल्ट पी ए इंटू पी बी रहेगा। इतना ही रहेगा। पिछले एक्सरसाइज में क्या था, यहाँ बी कंडीशनल ए आ गया था, अब यहाँ कंडीशनल नहीं होगा। इवेंट ए और इवेंट बी दोनों फ्री हैं एक दूसरे, मतलब इसके हैपनिंग से बी को फर्क नहीं पड़ रहा। सो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे, पी ए बी, और ये इक्वल किसके होगा, पी ए इंटू पी बी के। अगर तीसरा और होता तो पी ए पी बी पी सी आ जाता। समझ आया? ये एक छोटा सा फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में वर्क करेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलिए इसकी एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 15.3, एक्सरसाइज 15.3 फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने लिया। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल टू 1/4। कोई 2 इवेंट है ए और बी, और वो दोनों इवेंट ऐसे हैं कि पी ए इक्वल है 1/4 के, पी बी इज इक्वल टू 1/3, पी बी इक्वल है 1/3 के, और इनका जो यूनियन है पी ए यूनियन बी ये इक्वल है 1/2 के। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहां से दिखाइए, यहां से प्रूव करो ए और बी कैसे हैं। ये डेटा दिया गया है, इससे ये बताना है कि प्रूव करो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। बात समझिए, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए किसके, पी ए इंटू पी बी के। हमें इसमें प्रूव करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आना चाहिए, पी ए इंटू पी बी के इक्वल आना चाहिए। पी ए कितना है, पी ए हमारे पास है 1/4 और पी बी हमारे पास है 1/3। रिजल्ट कितना आ गया, 1/12। ये आया ना। लेकिन हमें ये निकालना नहीं था, हमें इसमें कह रहा है कि प्रूव करो, शो दैट, बताना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये शो करना है। तो आप देखिए, आपने एक तो ए इंटरसेक्शन बी अपने इंडिपेंडेंट इवेंट होने के नाते निकाल दी, इसकी वैल्यू ये आएगी। अब आपको ये भी बताना है कि वास्तव में जो ए इंटरसेक्शन बी है उसका रिजल्ट 1/12 ही आएगा। अब आप अपना कोई दूसरे फॉर्मूले से दिखाइए कि ये जो रिजल्ट दे रहा है वो एक्चुअली में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ही है। तो अपने पास ये 3 रिजल्ट है ना। एक बड़ा ही विख्यात सा, बड़ा फेमस सा फॉर्मूला हम 11th क्लास से ही पढ़ रहे हैं सेट्स में और इसमें इस प्रोबेबिलिटी में भी, क्या, पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो यूनियन कितना है, 1/2, पी ए कितना है 1/4, 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। राइट, तो ये इस साइड ले आए, पी ए इंटरसेक्शन बी
इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2। सो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इनसे एलसीएम आ गया 12, यहां बन गया 3 + 4 - 6, कितना आ गया 1/12, वही आया ना। तो जो इन तीनों से इन तीनों को यूज करके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए थी, वो एक्चुअली में पी ए इंटू पी बी के इक्वल आया ना। तो इसका मतलब यू विल से दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लिख दोगे ना कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। एक तो इंडिपेंडेंट के फॉर्मूले से वैल्यू निकाली और एक जो डेटा दिए गए उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली, दोनों सेम आए। तो इसका मतलब हम कहेंगे ए और बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की आप स्टेटमेंट सब पढ़िए। ए डाई इज थ्रोन, हमने एक डाई को उछाला। तो आप सबके दिमाग में आ रहा है कि जब हम एक डाई को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में 6 नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने इसमें इवेंट बना दिए। इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इवेंट ई क्या बनाया कि उस डाई पे जो नंबर आया है वो 3 का मल्टीपल है। ऐसे इवेंट एफ बना दिया। इवेंट एफ क्या बनाया कि उस डाई के ऊपर जो नंबर आ रहा है वो एक इवन नंबर है। ये 2 इवेंट ई और एफ बना दिए। अब आपसे पूछा गया है फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। आपसे पूछा गया है कि देखिए ये ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, इसमें अब देखना है ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बनाइए इवेंट ई। इवेंट ई में क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो एक डाई पे 3 के मल्टीपल्स कौन कौन रहेंगे, 3 6। ऐसे एफ में क्या कहा गया है, इवन नंबर। तो डाई पे इवन नंबर कौन कौन होंगे, 2 4 6। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इनका इंटरसेक्शन भी देख लें, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट के लिए इंटरसेक्शन की ही जरूरत पड़ती है। इनके इंटरसेक्शन में कौन है, 6। इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6 मतलब 1/3। इस एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/6 मतलब 1/2। 3/6 मतलब 1/2। इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। ये एक है ना आउट ऑफ 6 है। पहले दिन से ही हम बोल रहे हैं कि जितने भी ये हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ये सब सैंपल स्पेस से ही निकलेगी। तो इंटरसेक्शन पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/6। सारा सब कुछ काम हो गया। अब हमें चेक करना है ये ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ये इस पैमाने पे खरा उतरना चाहिए। पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल आना चाहिए पी ई इंटू पी एफ के, है ना। ये इस एग्जामिनेशन में अगर पास हो गया तो हम कहेंगे ई और एफ इंडिपेंडेंट है। सो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई कितना 1/3, पी एफ कितना 1/2, मल्टीप्लाई करके कितना आया 1/6। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पे जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ रही है वही इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनी थी ना। सो यू विल से E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि E और F कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। समझ आ गया यहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तो ऐसा ही है, आप कर लेंगे, अलग अलग इवेंट बना करके उन पे चेक करना है। 4 और 5 बहुत आसान है। जैसे आप देखिए 4 में PA दिया गया है, PB दिया गया है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब A और B इंडिपेंडेंट है, तो सिंपल सी बात है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो 4 5 मुझे पक्का यकीन आप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान सा है, बेहद आसान क्वेश्चन है। बस इसमें थोड़ा सा आप इनके बारे में जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसमें ए की प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.4, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी दी गई है, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल p से लिखा गया है।
कि इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, स्मॉल पी है, और इनके यूनियन पे इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। तो कह रहा है फाइंड पी, हमें इस पी की वैल्यू निकालनी है, हमें स्मॉल पी की वैल्यू निकालनी है। कब, कंडीशन है फर्स्ट पार्ट में, कब, व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस स्मॉल पी की वैल्यू निकालिए कब, जब ए और बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सोचिए क्या क्या लगेगा। अगर इसने ये कह दिया कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आप खुद समझते हो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पक्की बात है ये होगा। जैसी कंडीशन मिले वो अप्लाई करो। तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो पी ए और पी बी की मल्टीप्लाई, पी ए कितना है 0.4, पी बी कितना है स्मॉल पी, दोनों की मल्टीप्लाई। तो मैं इसको 4/10 पी लिख दूं, 0.4 को डेसिमल हटाएंगे तो 4/10 पी लिख दिया। ये इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ए और बी कैसे इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमें ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो नहीं निकालनी थी, हमें तो इसमें पी की वैल्यू निकालनी है और इस कंडीशन पे निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है ना। चले अब मैं इनके यूनियन का फॉर्मूला लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे यूनियन का भी रिजल्ट दिया हुआ है। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला कितना होगा, अभी डिस्कस किया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, मतलब ये हो गया 6/10। पी ए कितना है 0.4, मतलब 4/10 प्लस पी बी कितना है स्मॉल पी है ना, माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4p/10, 4p/10, ये यहाँ करके माइनस, तो 6/10 माइनस 4/10, इसका रिजल्ट हो गया 2/10। ये रिजल्ट बन गया हमारा इस साइड आकर के 2/10 इज इक्वल टू यहाँ पे 10p माइनस 4p, ये आ गया 6p/10, ये 10 से 10 कैंसिल, 6 इसके नीचे, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 2/6, कैंसिल होकर के आ गया 1/3। तो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1/3। समझ आया कि नहीं आया? इस कंडीशन को लगाया, इंटरसेक्शन आया, यूनियन के फॉर्मूले से हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट में कंडीशन क्या है, व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फर्स्ट डे, प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट डे में मैंने इसी बात से शुरुआत की थी, मैंने कहा था बार बार यूज होता रहता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब स्पीक लाउडली यार, उनमें कॉमन कुछ नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उनमें कॉमन कुछ नहीं है, मतलब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है, उनके बीच इंटरसेक्शन 5 है। और अब p की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें तो सीधी बात है, अगर उनके बीच में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो यहाँ से पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए प्लस पी बी, बस इंटरसेक्शन का तो खेल ही नहीं। यूनियन कितना है 6/10, पी ए कितना है 4/10, पी बी कितना है स्मॉल पी, यहाँ करके माइनस, तो पी आ जाएगा 2/10, मतलब 0.2। ये पी की वैल्यू आ गई। आया समझ? एक बड़ा बेहद आसान क्वेश्चन है, आपको सारे डेटा दिए गए थे, इन कंडीशंस पे पी की वैल्यू निकालनी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट है, टू इवेंट्स ए एंड बी करस्पॉन्डिंग टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इंडिपेंडेंट। कह रहा कोई दो इवेंट है ए और बी, और वो दोनों इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो हमें ये पक्का पता लग गया कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल है,
पी ए इंटू पी बी के। जितना भी मैंने पढ़ा वहां तक ये दिया हुआ है ना, ये गिवन हो गया, ये गिवन हो गया। ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये चीज गिवन है। अब कह रहा है प्रूव करो, अगर ऐसा है तो प्रूव करो पी ए कंडीशनल बी इक्वल होगा पी ए के। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रूव करो पी ए कंडीशनल बी इक्वल होगा किसके, पी ए के इक्वल होगा। चलिए कैसे करेंगे, कैसे इसका प्रूव करेंगे। मैं ये पी ए कंडीशनल बी लेकर के चल रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड। आप कहोगे इतना आसान क्वेश्चन, पी ए कंडीशनल बी लेकर के चलें, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, ऊपर तो पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे वो जो हैपनिंग हो चुकी है कितना, पी बी। अब जरा आप समझिए, पी ए कंडीशनल बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, किसके इक्वल है, पी ए इंटू पी बी के। बात समझ में आई। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये पी बी कंडीशनल ए तो होगा ही नहीं, ये पी ए इंटू पी बी रहेगा, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऑक्यूरेंस से। ये वही है जो पहले दफा ये हैपनिंग पे हो रहा था। भाई पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था ना, तो जो पहले ऑब्जर्व कर लिया था जैसा वो था बाद में भी वो वैसा ही आया। समझ में आया आज दिन की शुरुआत जो हमने जिस काम से की थी। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो पहले क्लब निकालो या बाद में क्लब निकालो, पहले स्पेड या बाद में स्पेड, सेम वही प्रोबेबिलिटी आएगी, तो दोनों सेम नहीं होंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर पी ए कंडीशनल बी किसके इक्वल आ गया, पी ए के इक्वल ही आ गया। समझ आया कि नहीं आया। इसमें भी यही कहना चाह रहे हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी कब, जब बी पहले हैपन हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी वही रहेगी जो पी ए है। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये यही रहेगा जो आप कंडीशनल पे निकाल रहे हो। समझ आ गई बात। इससे ये रिजल्ट कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है, जो एक आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर सकते हो। एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को थ्योरेटिकली हम प्रूव करेंगे। क्या कहा गया इसमें, स्टेटमेंट आप पढ़ें। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये कहा गया है कि ए और बी कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो यहाँ जितना ये लिखा है, ये लिखने से ही आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ तक का मतलब क्या हो गया। अगर ए और बी कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो बच्चों इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, पी ए इंटू पी बी के इक्वल है। ये उसने गिवन करा दिया, ये दिया हुआ है, राइट, ये रिजल्ट दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, देन शो दैट, तो बताइए ए नोट एंड बी नोट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो बताइए ए नोट और बी नोट भी इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो बताइए ए नोट और बी नोट भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। देखिए अगर ए नोट और बी नोट भी इंडिपेंडेंट होंगे तो पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इसका रिजल्ट पी ए नोट मल्टीप्लाई पी बी नोट के इक्वल आना चाहिए ना। Am I right? यहाँ से अगर ए नोट और बी नोट को भी इंडिपेंडेंट दिखाना है तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनकी मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, ये बात हमें प्रूव करनी है। यहाँ तक समझ में आ गया कि पूरे क्वेश्चन में गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब चलते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के और इसका रिजल्ट ये आना चाहिए और उसमें ये यूज कराएंगे। तो चलते हैं, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट लेक्चर में ही हमने ये सारे फॉर्मूले बताए थे। जब दोनों पर अलग अलग नोट हो, डी मॉर्गन्स लॉ, जब दोनों पर अलग अलग नोट हो तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा और ये पूरे पे नोट लग जाएगा, है ना। और अगर यहाँ यूनियन होता तो यहाँ इंटरसेक्शन पूरे पे नोट, और इसको हम जब पूरे पे नोट लग गया तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये लिख सकते हैं। जब किसी पे पूरे पे नोट लग गया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करके निकाली जा सकती है। यहाँ पर 1 माइनस
पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दें। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा? पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक क्लियर आप सबको? फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद देखिए आप 1, ये माइनस पी ए हो गया, ये माइनस पी बी हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। और जो पी ए इंटरसेक्शन बी है ये इसके इक्वल है ना, कंडीशन गिवन थी ना ये। तो मैं पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकता हूं? पी ए इंटू पी बी, ये लिख सकता हूं। इसके बाद इसको मैं एक साथ लिख दूं, 1 माइनस पी ए, ये मैंने पूरा एक ग्रुप बना दिया, 1 माइनस पी ए। इन दोनों से मैंने माइनस पी बी कॉमन निकाल दिया, इन दोनों से माइनस पी बी कॉमन निकाल दिया, तो यहां 1 रह गया, यहां माइनस कितना? पी ए, 1 माइनस पी ए। अब ये 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए, इस पूरे से 1 माइनस पी ए हम कॉमन निकाल दें, 1 माइनस पी ए कॉमन निकाल दें। जब यहां से 1 माइनस पी ए पूरा बाहर आ गया तो 1 रह गया ना, बीच में माइनस, ये पूरा बाहर आ गया तो कितना बच गया? पी बी। और बच्चे 1 माइनस पी ए किसके इक्वल होगा? पी ए नोट। 1 में से पी ए माइनस करोगे तो पी ए नोट आएगा, 1 में से पी बी माइनस करोगे तो पी बी नोट आएगा। इसके नोट की प्रोबेबिलिटी आएगी, और यही तो लेकर के आना था। मैं यहां से ये लेकर के चल रहा था ना, मतलब यहाँ पे क्या है? पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल आ गई ना, तो मैं क्या लिखूंगा? ए नोट एंड बी नोट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। यहां पर लिख देंगे ए नोट एंड बी नोट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। लेकिन कब? जब ए और बी इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। अब आप है ना, जैसे ही एग्जाम्पल, इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट होता है, फर्स्ट एग्जाम्पल से पहले देखना कुछ रिजल्ट्स हैं जिसमें कहा गया है कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए नोट एंड बी ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए एंड बी नोट ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो 2-3 रिजल्ट्स हैं, उनको आप देखना और उनको ऐसे प्रूव करने की आप कोशिश करना, ठीक है। ऐसे वो भी पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये आपके फिर वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं जो हमने लास्ट की 2 एक्सरसाइज में भी किए थे, इवेंट बना करके फिर हम उनकी साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे ही बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट है 3 cards are drawn from a well shuffled pack of cards, one after the other with replacement। इस बार कहा गया है कि 52 कार्ड्स है टोटल, उनमें से हमने 3 कार्ड्स ड्रॉ किए, 3 कार्ड्स ड्रॉ किए 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट समझ गए? पहला पत्ता निकाला, देखा, वापस रख दिया। अब दूसरा पत्ता निकालेंगे तो उसको पहले वाली हैपनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, उसको वापस रख दिया। अब तीसरा पत्ता निकाल रहे हैं तो उसको पहले 2 की हैपनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके लिए भी सारे ही कार्ड्स अवेलेबल थे। 52 कार्ड से पहले वाला निकला, 52 से दूसरे वाला, 52 से तीसरे वाला निकला। तो ये तीनों इवेंट कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। तो अब हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ऑल दी 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, तीनों ही पत्ते स्पेड कार्ड आए, इसके साइमल्टेनियसली हैपन होने के चांसेस क्या हैं? ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले एक्सरसाइज में कि एक एक करके निकालना और उनकी इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालने में फ़र्क क्या है। और सेकंड में क्या रहा है? फर्स्ट 2 कार्ड्स आर क्वीन एंड थर्ड इज ए ब्लैक एस, राइट। ये 2 पार्ट इसमें पूछे गए हैं। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं? ऑल दी 3 कार्ड्स आर, ऑल 3 कार्ड्स आर स्पेड, तीनों ही पत्ते स्पेड कार्ड हो। तो लिखिए आप सब मेरे साथ,
आपने जब वो पहला पत्ता निकाला, एज एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, पहला पत्ता निकाला, वो क्या आना चाहिए, स्पेड कार्ड आना चाहिए। तो इसको कैसे लिखोगे आप, लेट पी ए लिखिए, लेट पी ए बी द प्रोबेबिलिटी, लेट पी ए बी द probability of getting a spade card in first draw, of getting a spade card in first draw, in first draw। फर्स्ट ड्रा में स्पेड कार्ड आने के चांस कितने हैं, 13/52, मतलब 1/4, 13/52 कैंसिल होकर के 1/4, इतना हो गया। अब हम लिखेंगे पी बी, कंडीशनल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पी बी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इन सेकेंड ड्रा, है ना, तीनों ही पत्ते बैक टू बैक स्पेड कार्ड आने चाहिए, इसका चांस पूछ रहे हैं। तो पी बी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इन सेकेंड ड्रा, सेकेंड ड्रा में स्पेड कार्ड आने के चांस कितने होंगे, सेम यही रहेगा, 13/52 1/4, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट था, विद रिप्लेसमेंट तो पत्ते उतने ही हो गए जितने पहले थे। अब पी सी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इन थर्ड ड्रा, बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इन थर्ड ड्रा। इस थर्ड ड्रा में स्पेड कार्ड आने के चांस कितने हो गए, फिर से 1/4, 13/52 विद रिप्लेसमेंट, हमेशा वही पैक बन गया फिर से। अब हमें क्या निकालना है, पी ए बी सी, इनके साइमल्टेनियसली इस पूरी बात की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, तो तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ये आ गया 1/64। ये इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/64, राइट। इसके सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें, इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर क्वींस, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर क्वींस, पहले 2 पत्ते तो क्या हो, क्वीन कार्ड हो, एंड थर्ड इज ए ब्लैक एस, ये होना चाहिए। पहले 2 पत्ते तो क्वीन कार्ड हो, ठीक है, और जो तीसरा है वो ब्लैक कलर का एक इक्का हो, राइट। तो कीजिए इसका सॉल्यूशन, फिर से वो लिखेंगे, लेट पी ए, लिखते चले थके ना, लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी, let P A be the probability of getting a queen card, पहले 2 पत्ते क्वीन आने चाहिए, of getting a queen card in first draw, getting a queen card in first draw। बताइए फर्स्ट ड्रा में क्वीन कार्ड आने के चांस कितने होंगे, क्वीन कितनी, 4 आउट ऑफ 52, 4/52 मतलब 1/13। अब लिखेंगे पी बी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड इन सेकेंड ड्रा, सेकेंड ड्रा में क्वीन कार्ड आने के चांस सेम यही होगा, 1/13, 4/52। अब तीसरा पत्ता क्या होना चाहिए, ब्लैक एस, पी सी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक एस इन थर्ड ड्रा। अब ब्लैक एस कितने होंगे, 2, इक्के 4 होते हैं, 2 ब्लैक और 2 रेड, तो 2/52, 2/52 मतलब 1/26। और अब हमें पी ए बी सी निकालना है, इसकी साइमल्टेनियस, इस पूरी बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, इंडिविजुअली नहीं, इस पूरी बात की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तीनों की मल्टीप्लाई, 1/13 इंटू 1/13 इंटू 1/26, तो 1 कितनी मल्टीप्लाई जाएगी, 4394। ये इस पूरे इवेंट की, इस पूरी हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी बन गई, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चंस में।
क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं बच्चे। 10 क्वेश्चन आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट है इन 2 सक्सेशन थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। इस बात को समझना, इन 2 सक्सेशन थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस, मतलब हमारे पास 2 डाइस। इस बार पेयर ऑफ डाइस हमारे पास 2 डाइस है और 2 डाइस के कितने थ्रो लिए? 2 इन सक्सेशन, मतलब वन आफ्टर दी अदर। मतलब आप सोचें आपके पास 2 डाई है, आपने 2 डाई को पहली बार उछाला, ये एक थ्रो हो गया। फिर आपने उन दोनों डाइस को दूसरी बार उछाला, ये सेकंड थ्रो हो गया। मतलब एक थ्रो में 2 डाई को उछाला गया, दूसरे थ्रो में फिर उन 2 डाई को उछाला गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 ईच टाइम। प्रोबेबिलिटी बताओ कि हर बार उनके ऊपर जो नंबर आए उनका टोटल 8 आना चाहिए। पहले एक्सपेरिमेंट में 2 डाई को उछाला, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी 2 डाई को उछाला, उनके ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका टोटल 8 आए, इसका चांस हमें निकालना है। तो लिखिए लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी, let P A be the probability of getting a total of 8, of getting a total of 8 in first throw, in first throw of pair of dice, in first throw of pair of dice। पेयर ऑफ डाइस 2 डाइस हैं, उनके ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका टोटल 8 आए, इसके चांस क्या होंगे? पहले थ्रो में वो PA लिख रहा है, तो टोटल 8 कैसे कैसे आ सकता है? 2 6 सिस्टम से चला करो, 1 7 तो हो नहीं सकता, तो 2 में 6, 3 में 5, 4 में 4, 5 में 3, 6 में 2, यही होंगे ना। कितने केस हो गए? ये 5 हो गए। कितने में से? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 5/36। ठीक है, अब दूसरा इवेंट बी बनाते हैं। लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी सेम यही ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8। भाई दूसरी बार भी तो उसके ऊपर टोटल 8 आना चाहिए ना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें आप, उसके बाद क्वेश्चन को ढालें। ये आपसे लिखवा करके प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं मैं कि आप समझें उस क्वेश्चन को कि कैसे कैसे डालना है। रटे ना आप, प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल नहीं रटना, समझना है एक एक बात। इतना लिखा है तो क्या होगा, इतनी बात बोली गई है तो अब क्या होगा। फर्स्ट डे से मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ दें। छोटी सी बात पढ़े, उसमें देखें कि अब तक ये हो गया, फिर अगली बात पढ़े अब तक ये हो गया, राइट, और फिर क्वेश्चन को आगे चलाते रहें। सो पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 इन सेकेंड थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। तो जब हमने पेयर ऑफ डाइस का सेकेंड थ्रो लिया तो उसमें उनका टोटल 8 आए, इसके चांस क्या रहेंगे? सेम यही रहेंगे, 5/36। इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। निकालना क्या है? PAB। हमें तो इस पूरी बात की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 5/36 मल्टीप्लाई 5/36 कितना जाएगा? 25/1296। ये इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो बस आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लें। 12, 13, 14, 15, 16 हालांकि वो ये नहीं है कि उसमें कुछ अलग सा है, बस वो स्टेटमेंट को लेकर के जो है उसके अकॉर्डिंग वो करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में उनको करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये कराने के बाद अगले एक्सरसाइज के भी हम स्टार्टिंग कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप एक्सरसाइज 15.3 के 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।